हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय सेल्फ नितेश। और आज के इस लेक्चर में हम लोग रोटेशनल डायनेमिक्स चैप्टर का जो एक्सरसाइज का अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, देखिए न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले आपको जितने भी कॉन्सेप्ट है चैप्टर के वो काफी अच्छे से क्लियर होने चाहिए। और साथ ही साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने से पहले वो आपको फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से बाय हार्ट होने चाहिए। ठीक है, आज जो हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूलाज हम लोग को यूज होने वाले हैं यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। और भी कुछ ऐड करना होगा तो मैं आगे ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोला है somehow an ant is stuck in the rim of a bicycle wheel of diameter 1 meter while the bicycle is on central stand the wheel is set into rotation and it attains a frequency of 2 revolution per second in 10 seconds with uniform angular acceleration। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। अब देखो क्या कैलकुलेट करना है। Calculate the number of revolution completed by the ant in this 10 seconds and time taken for it for first complete revolution and the last complete revolution। ठीक है, यहाँ पे आपको स्टोरी दी है, एक एंट है जो साइकिल के व्हील में रिम में फंस गया है। ठीक है, ऐसा स्टोरी दी, हम लोग को उससे मतलब नहीं है। हमको यहाँ पे बस समझना है, यहाँ पे बेसिक मुद्दा यहाँ पे क्या है, ये मान लेते हो व्हील है। ठीक है, वो अपने सेंटर स्टैंड पे घूम रहा है ऐसे। ठीक है, इसका जो डायमीटर दिया है हमको वो कितना है, 1 मीटर का। ठीक है, डायमीटर दिया और मान लेते हैं वो एंट यहाँ पे कहीं फंसा है, ये एंट है। ठीक है, पॉइंट जो है वो एंट है। ठीक है, अब इसमें घूमते घूमते कितना रेवोल्यूशन फ्रीक्वेंसी कितनी अटेंड कर ली, 2 रेवोल्यूशन पर सेकंड की फ्रीक्वेंसी अटेंड कर ली इन 10 सेकेंड्स, इन 10 सेकेंड्स। ठीक है, अब देखिए एक और चीज आपको दिया है यहाँ पे, ये जो मोशन हो रहा है, ठीक है, रोटेशन मोशन हो रहा है, इसमें जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा वो कैसा रहेगा, यूनिफॉर्म। एंगुलर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म मतलब क्या, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। ठीक है, हम लोग यहाँ पे थोड़ा गिवन जो डेटा है उसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, गिवन डेटा हमारा क्या क्या है, हमको क्या दिया है, डायमीटर दिया है 1 मीटर। अब यहाँ पे देखिए हमको क्या दिया है, अभी देखो यहाँ पे जब इनिशियली ये टायर, ये जो व्हील है वो ऐसा तो होगा नहीं कि तुरंत एकदम स्टार्ट हो गया होगा, इनिशियली वो 0 पे होगा। बात समझ में आ रहा है। ऐसे मान लेते हैं ये फ्रीक्वेंसी n है। ठीक है, ये इसकी फाइनल फ्रीक्वेंसी है इन 10 सेकेंड्स। इसकी इनिशियल फ्रीक्वेंसी n नॉट क्या होगी, ये n नॉट क्या होगी, 0 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। इनिशियली तो 0 पे होगा ना, रुका होगा। इनिशियली तो व्हील क्या होगा, रुका होगा। तो इसकी इनिशियल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 0 होगी। मान लेते हो कितनी है, n नॉट। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे इसकी इनिशियल फ्रीक्वेंसी कितनी है, n नॉट। तो ये कितनी है, 0 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। ठीक है, और इसकी फाइनल फ्रीक्वेंसी n कितनी है, 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम लोग यहाँ पे एंगुलर स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एंगुलर स्पीड होता है 2 पाई n। ठीक है, 2 पाई n। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो यहाँ पे सिंपली 2 पुट करेंगे तो कितना मिलेगा, 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। तो यहाँ पे बस एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। अब यहाँ पे याद रखना ये फाइनल एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। सिमिलरली हम लोग इनिशियल एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। यहाँ से क्या होगा, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 2 पाई n नॉट हो जाएगा। यहाँ पे n नॉट क्या है, 0, तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे पास ओमेगा नॉट मतलब इनिशियल फ्रीक्वेंसी एंगुलर स्पीड क्या होगी उसकी, 0 रेडियन पर सेकेंड होगी। क्या इतना क्लियर है। अब देखिए जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो एंगुलर स्पीड है, ये इसको अटेंड करने में कितना टाइम लगा, क्वेश्चन में गिवन है वो कितना टाइम लगा उसको, 10 सेकेंड्स। तो यहाँ पे हम लोग को गिवन डेटा में और क्या क्या दिया है, 10 सेकेंड्स दिया है। ठीक है, साथ ही साथ में अब यहाँ पे गिवन डेटा हमारा खत्म हो गया। अब हमको फाइंड आउट क्या करना है, कैलकुलेट क्या करना है। देखिए इसमें कैलकुलेट करने बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कंप्लीटेड बाय द एंट इन 10 सेकेंड्स। मतलब मुझे क्या निकालना है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकालने। ठीक है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 10 सेकेंड्स, इन 10 सेकेंड। हम लोग पूरा स्टोरी नहीं लिखेंगे, एंड को कितना, ये सब हम लोग यहाँ पे इग्नोर करें। खाली हमको क्या निकालना, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मतलब कितने चक्कर लगाएगा 10 सेकेंड्स में। ठीक है, इतनी इसकी फ्रीक्वेंसी है 10 सेकेंड्स में, तो कितने चक्कर लगाएगा हमको फाइंड आउट करना है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है उसी में, टाइम टेकन फॉर इट फॉर फर्स्ट कंप्लीट रेवोल्यूशन, मतलब टाइम फॉर फर्स्ट रेवोल्यूशन, पहले रेवोल्यूशन का कितना टाइम लगा। और उसी में एक और क्वेश्चन है, एंड फॉर लास्ट रेवोल्यूशन, लास्ट रेवोल्यूशन के लिए कितना टाइम लगा, टाइम फॉर लास्ट रेवोल्यूशन। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है, सोल्यूशन देखते हैं। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज,
हम लोग यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि इसे मान लेते हैं ये जो पार्टिकल है, ये एंट है, ये से एक चक्कर लगा रहा है, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ये क्या है, कुछ सेंटर के रेस्पेक्ट में कुछ एंगल क्रिएट करेगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को लेकर हम लोग थोड़ा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अगर मान लेते हैं, ठीक है, फॉर θ1 एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट, अभी ये एक चक्कर लगाएगा, मतलब एक रेवोल्यूशन करेगा, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 2 पाई होगा। ठीक है, अब मान लेते θ2 बोलता हूँ, अगर मान लेते हैं 2 चक्कर लगाए, एक रेवोल्यूशन फिर दूसरा रेवोल्यूशन, तो कितना होगा, ये 2 into 2 पाई होगा, 2 टाइम्स ऑफ 2 पाई होगा। 3 रेवोल्यूशन लगाएगा तो क्या होगा, 3 into 2 पाई होगा। बात समझ में आ रहा है, यहाँ पे 1 था तो इसलिए 1 into 2 पाई, कुछ यहाँ पे 2 है तो 2 into 3 पाई, 3 है तो 3 into 3 पाई। मतलब 3 क्या नंबर ऑफ रेवोल्यूशन है, ये 3 क्या है, ये 2 3 1 क्या है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। यहाँ पे नंबर ऑफ रेवोल्यूशन को हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करेंगे, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, थीटा इज इक्वल टू n2 पाई, तो यहाँ से n क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 2 पाई। यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू n इज इक्वल टू थीटा अपॉन 2 पाई। ठीक है, तो फॉर्मूला कैसे आ रहा है वो भी हम लोग ने समझ लिया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे n क्या है, थीटा अपॉन 2 पाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये सब की हमको जरूरत नहीं है, हम लोग ने सारा गिवन डेटा यहाँ पे लिख दिया है, ये सब की भी जरूरत नहीं। जैसे हम लोग काइनेमेटिकल इक्वेशंस पढ़ते थे, पढ़ा हम लोग ने लोअर स्टैंडर्ड में। ठीक है, वो लीनियर मोशन के लिए, फिर ट्रांसलेशन मोशन बोल सकते हैं, उसके लिए हम लोग यूज करते थे। ठीक है, v इक्वल टू u प्लस at, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे v क्या था, फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a लीनियर एक्सेलरेशन, t क्या है, टाइम है, s क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, फिर डिस्टेंस क्या है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे ये काइनेमेटिकल इक्वेशंस है, ये लीनियर फॉर्मेट में। लेकिन अगर इसका एनालॉजी यूज करके हम लोग उसको एंगुलर फॉर्म में करें, तो यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एंगुलर स्पीड वेलोसिटी हो जाएगा। ये क्या होगा, ये अगेन क्या है, लीनियर वेलोसिटी बट इनिशियल है, तो ये क्या होगा, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ पे लीनियर एक्सेलरेशन, यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन, टाइम तो एज इट इज रहेगा। यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये हम लोग कब अप्लाई करते थे, जब एक्सेलरेशन मेरा क्या होता था, कांस्टेंट होता था। ये हम लोग कब अप्लाई कर सकते हैं, जब हमारा एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो। सिमिलरली एंगुलर पार्ट में जब एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, तब ये हम लोग इक्वेशंस अप्लाई कर सकते हैं। क्या इतनी बातें समझ में आ रही है। ठीक है, लीनियर में हम लोग वही एनालॉजी यूज करके हम लोग एंगुलर के लिए फॉर्मूला बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ओमेगा क्या है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ये इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ये एंगुलर एक्सेलरेशन, ये डिस्प्लेसमेंट, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और बाकी सारे तो वही टर्म्स बार बार रिवाइज हो रहे हैं। बात समझ में आ रहा है। अब हमारे क्वेश्चन में दिया था कि यहाँ पे एंगुलर स्पीड जो होगी, सॉरी एंगुलर एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, मतलब क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इक्वेशन हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मतलब क्या, n, ये फाइंड आउट करना है। उसके लिए फॉर्मूला है थीटा अपॉन 2 पाई। 2 पाई तो नंबर है, थीटा का वैल्यू मुझे मालूम नहीं है, मतलब कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है तो मालूम नहीं है, तो थीटा में फाइंड आउट कर सकता हूँ। थीटा कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ, ये वाले फॉर्मूला से। देखो, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस टी, ओमेगा नॉट टी हाफ टी अल्फा टी स्क्वायर, करेक्ट है। ठीक है, अब देखो ओमेगा नॉट मुझे पता है, टाइम मुझे पता है, हाफ तो ठीक है नंबर है, अल्फा मुझे नहीं पता। अब अल्फा फाइंड आउट करने के लिए क्या करें, देखिए ये पहला इक्वेशन जो है, पहले इक्वेशन से हम लोग अल्फा फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इस इक्वेशन को रीअरेंज करूं, तो देखो यहाँ पे अल्फा को एज इट इज, मुझे अल्फा चाहिए, अब ओमेगा नॉट इधर चल जाएगा तो क्या बचेगा, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट डिवाइड बाय अल्फा के साथ टी मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, मुझे अल्फा निकालना पड़ेगा, अल्फा के हेल्प से मैं थीटा निकालूंगा, थीटा के हेल्प से मैं नंबर ऑफ रेवोल्यूशन फाइंड आउट करूंगा। ठीक है, कैसे कैसे रिलेशन में समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं, ओमेगा मेरे पास कितना है, ओमेगा है मेरे पास 4 पाई, और यहाँ पे ओमेगा नॉट कितना है 0, और टी का टाइम कितना है पास 10 सेकेंड, तो 4 पाई अपॉन 10 सेकेंड्स, मतलब 2 2 जा 2 5 जा, मतलब 2 पाई बाय 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये मेरा क्या आ गया, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, तो तुमको क्या मिल जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर देखो ओमेगा नॉट 0 है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं, तो हाफ अल्फा कितना है मेरा 2 पाई बाय 5 और टी स्क्वायर मतलब क्या 10 का स्क्वायर, मतलब 10 into 10 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 फाइव कितना होता है, 10 होता है, 2 फाइव 10 होता है, और यहाँ पे एक 10 कैंसिल कर दिया मैंने, अब 2 10 20 पाई रेडियन। ये मेरा क्या आ गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट।
अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकाल सकते हैं। देयरफॉर n इज इक्वल टू थीटा मेरा कितना है 20 पाई और यहाँ पे नीचे 2 पाई। देखो पाई से पाई चला गया, 2 1 जा 2 10 जा, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितना आ गया 10 रेवोल्यूशन। क्या इतना क्लियर हुआ? अब हम लोग देखिए सेकेंड पार्ट देखते हैं इसमें। तो अब यहाँ पे सेकेंड पार्ट देखते हैं। देखिए सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, टाइम फॉर फर्स्ट रेवोल्यूशन। अब हमको मालूम है कि हमारा जो व्हील है वो 10 सेकेंड्स में 10 रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, तो फर्स्ट रेवोल्यूशन करने में कितना टाइम लगेगा उसको, ये हमारा क्वेश्चन है। तो क्या ऐसा होगा कि 10 सेकेंड में 10 रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है तो हर एक रेवोल्यूशन हर एक सेकेंड में कर रहा है? देखिए अजम्पशन बिल्कुल इनकरेक्ट है। यहाँ पे हमको बोला है कि इनिशियली देखिए उसका इनिशियली वो क्या 0 पे था। अब ऐसा तो है नहीं कि एक ही बार में उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। जैसे हम लोग गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे हमारी स्पीड बढ़ती है और धीरे धीरे हम लोग एक सर्टेन स्पीड पे आके रुकते हैं। बात समझ में आ रहा है? उसी तरह व्हील क्या होगा, धीरे धीरे अपनी स्पीड इंक्रीज करेगा और लास्ट टाइम पे उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी। बात समझ में आ रहा है? तो मे बी इनिशियली जो उसको फर्स्ट रेवोल्यूशन करने के लिए जो टाइम लगेगा वो ज्यादा लगेगा कंपेयर टू लास्ट वन, क्योंकि लास्ट में उसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है? लेकिन यहाँ पे ये बिल्कुल मत सोच के चलना कि हर एक रेवोल्यूशन के लिए 1 सेकंड लगेगा, क्योंकि 10 रेवोल्यूशन 10 सेकंड्स में हो रहा है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। तो यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, टाइम फॉर फर्स्ट रेवोल्यूशन। तो यहाँ पे हम लोग रेवोल्यूशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टाइम निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे अगेन यहाँ पे काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करेंगे सेकंड वाला। यहाँ पे क्या है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ठीक है, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, फर्स्ट रेवोल्यूशन के लिए निकालने हैं, तो इसके लिए हम लोग थीटा 1 ले लेते हैं, टाइम 1 ले लेते हैं, टाइम 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ओमेगा नॉट तो 0 है तो पूरा टर्म 0 रहेगा। ठीक है, थीटा 1 मतलब क्या, एक रेवोल्यूशन, फर्स्ट रेवोल्यूशन पहला रेवोल्यूशन करेगा तो यहाँ पे थीटा 1 कितना होगा 2 पाई होगा। अभी हम लोग ने पहले किया था। ठीक है, एक चक्कर लगाएगा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है 2 पाई होता है, तो यहाँ पे कितना होगा 2 पाई होगा, ये पूरा टर्म 0 है। हाँ, हम लोग ने अल्फा का वैल्यू निकाला था, अल्फा का वैल्यू क्या था 2 पाई बाय 5, और यहाँ पे टाइम हमको फाइंड आउट करना है, तो t1 स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये कितना 2 से 2 चला जाएगा, यहाँ पे 5 यहाँ से पाई यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, पाई यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा मुझे t1 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 2 जा 10। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या मिलेगा t1 इज इक्वल टू रूट ऑफ 10 सेकेंड्स। ठीक है, अगर इसको और अच्छे से हम लोग निकालना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लॉग टेबल का यूज कर सकते हैं। लॉग टेबल में कैसे जाना है, हम लोग को स्क्वायर रूट्स में जाना है। ठीक है, स्क्वायर रूट्स में हम लोग यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 10 हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 10 कितना दिया है 3.162, तो t1 क्या आएगा 3.162 सेकेंड्स। तो फर्स्ट रेवोल्यूशन के लिए देखो कितना सेकंड लग रहा है, लगभग 3 सेकंड्स लग रहा है। ठीक है, अब उसी तरह हम लोग यहाँ पे थर्ड वाला आप देखेंगे, मतलब सेकंड का ही सेकंड पार्ट है, ये क्या है, टाइम फॉर लास्ट रेवोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे हमको थोड़ा लॉजिक यूज करना है। देखिए अगर मान लेते हैं मैं 10th रेवोल्यूशन के लिए डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो आंसर रॉन्ग आएगा। ठीक है, आंसर 10 सेकंड्स ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये मुझे ऐसा, मगर 10 सेकंड के लिए निकालूंगा तो फर्स्ट थर्ड फोर्थ फिफ्थ जितने भी इंटरवल्स में आएंगे बीच में, बाकी सारे रेवोल्यूशन का टाइम ऐड होके आएगा। बात समझ में आ रहा है? तो मैं क्या करता हूँ, मुझे 10th मतलब लास्ट रेवोल्यूशन हमारा क्या है, यहाँ पे 10th है ना, 10 रेवोल्यूशन कर रहा है, मतलब लास्ट वाला क्या होगा 10th होगा। तो 10 रेवोल्यूशन के लिए कितना टाइम लग रहा है 10 सेकंड्स लग रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ये फॉर्मूला के हेल्प से मैं 9th रेवोल्यूशन तक का टाइम निकाल लेता हूँ और टोटल टाइम 10 सेकंड में से वो टाइम को माइनस कर देता हूँ, तो मुझे 10th रेवोल्यूशन के लिए क्या मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा, कितना टाइम लगेगा उसको। समझ में आ रहा है? मैं क्या करने वाला हूँ, पहले 9th रेवोल्यूशन के लिए देखो ऐसे एक चक्कर लगाएगा, 2 चक्कर लगाएगा, 3 4 5 6 7 8 9 चक्कर लगाएगा। ठीक है, ये 9 चक्कर लगाने के लिए ये फॉर्मूला मैं निकाल सकता हूँ। और 10 चक्कर लगाने के लिए 10 रेवोल्यूशन के लिए हम लोग ने 10 सेकंड हमको दिया है पहले से, 10 सेकंड से है, तो 9 रेवोल्यूशन के लिए मैं निकाल लिया, और ये 10 में से वो 9 रेवोल्यूशन का टाइम माइनस कर दूंगा तो मुझे 10th रेवोल्यूशन का मतलब क्या, वही 10th वाला जो साइकिल होगा 10th रेवोल्यूशन होगा उसके लिए कितना टाइम लग रहा है वो मुझे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, थीटा फॉर 9, ठीक है, तो ओमेगा नॉट टी t9 प्लस हाफ अल्फा t9 स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 9th रेवोल्यूशन है तो यहाँ पे 9 इंटू 2 पाई होगा। ठीक है, ये पूरा टर्म 0 होगा क्योंकि ओमेगा नॉट 0 है, इज इक्वल टू अल्फा क्या है 2 पाई बाय
फाइव और T9 स्क्वायर मुझे फाइंड आउट करना है। अब यहाँ से सामने समझ में आ रहा है, 2 2 कैंसिल, पाई से यहाँ पाई कैंसिल, ठीक है। 5 2 10 होगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 9 90 हो जाएगा। तो T1 T9 का स्क्वायर कितना आ रहा है मुझे, रूट ऑफ 90, ठीक है। रूट ऑफ 90 मतलब कितना हो जाएगा, तो इसको हम लोग थोड़ा सा ब्रेक कर देंगे तो क्या होगा, 9 इंटू 10, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3 और रूट 10। अब देखिए हम लोग ने रूट 10 के लिए स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया था 3.162, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, 1 कैरी, 3 1 जा 3 1 4 और 3 3 जा 9। तो 9 रेवोल्यूशन के लिए इतना सेकंड लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम फॉर लास्ट या फिर बोल सकते हैं 10th रेवोल्यूशन कितना होगा, 10 सेकेंड्स माइनस 9.486 सेकेंड्स। तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, पॉइंट, देखो यहाँ पे माइनस करके देखते हैं, ठीक है। 10.000 माइनस 9.486, तो 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा, 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा और ये 0 हो जाएगा, तो 0.514 सेकेंड। तो ये हमारा आंसर आ रहा है 10th रेवोल्यूशन के लिए कितना टाइम लगने वाला है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन कॉइन एंड ग्रामोफोन डिस्क इज 0.5, radius of disc is 8 centimeter, initially the center of the coin is 2 centimeter away from the center of the disc, at what minimum frequency will it start slipping there, by what factor will the answer change if the coin is obtained is almost at the rim, take G is equal to 5 square meter per second square, ठीक है। क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ पे एक ग्रामोफोन डिस्क है, मतलब आप समझ लो खाली डिस्क है, इसका जो रेडियस है, इसका मान लेते सेंटर, इसका जो रेडियस कैपिटल आर है वो 8 सेंटीमीटर है और यहाँ पे एक कॉइन रखा हुआ है, ठीक है। और कॉइन का जो डिस्टेंस है, मतलब ये यहाँ से जो डिस्टेंस है स्मॉल है, वो कितना दिया, 2 सेंटीमीटर। और कॉइन और ग्रामोफोन के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन वो 0.5 है, ये हमको गिवन में डेटा में दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पहले जो गिवन डेटा है इसको अच्छे से लिख लेते हैं। क्या क्या है, कैपिटल आर कितना है, 8 सेंटीमीटर, अगर इसको मीटर में करेंगे तो 8 इंटू 10⁻² मीटर हो जाएगा। स्मॉल आर 2 सेंटीमीटर, मीटर में करेंगे तो 10⁻² मीटर हो जाएगा और म्यू की वैल्यू दी है 0.5, ठीक है। अब हमको क्या पूछा है कि एट व्हाट मिनिमम फ्रीक्वेंसी द कॉइन विल स्लिप आउट ऑफ द डिस्क, मतलब क्या होगा, अगर मानते हैं मैंने डिस्क है, ये डिस्क घूम रहा है, ठीक है, इसके ऊपर मैंने कॉइन रखा है, घूम रहा है, तो धीरे धीरे घूमेगा, एक जैसे जैसे इसकी स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिसके ऊपर एक्ट हो रहा है वो ज्यादा बढ़ते रहेगा। बात समझ में आ रहा है। अब बॉडी रोटेट कर रहा है तो क्या होगा, ये आउटवर्ड डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फील करेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे इसकी स्पीड बढ़ेगी, किसकी, डिस्क की, डिस्क का जैसे रोटेशनल स्पीड बढ़ेगा तो क्या होगा, ये कॉइन स्लिप होने के ऑलमोस्ट और क्लोज जाता रहेगा, ज्यादा तेजी से स्लिप होना चाहेगा। लेकिन इनिशियली वो क्यों नहीं स्लिप हो रहा है, बिकॉज ऑफ कुछ फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है जो ग्रामोफोन डिस्क और कॉइन के बीच में लग रहा है। बात समझ में आ रहा है। ऐसा फैन के ऊपर आप कोई कॉइन रखो, फैन अगर धीरे धीरे घूमेगा तो क्या होगा, कॉइन नहीं गिरेगा, एक सर्टेन स्पीड अटेंड करने के बाद वो कॉइन क्या हो जाएगा, बाहर आउटवर्ड डायरेक्शन में पुल हो जाएगा, ठीक है, गिर जाएगा, निकल जाएगा। तो ये घूम रहा है, ठीक है। डिस्क कितनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी जब डिस्क अटेंड कर लेगी, ठीक है, गेन कर लेगी तो कॉइन स्लिप कर जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो फाइंड आउट क्या करना है, टू फाइंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्क सो दैट द कॉइन विल स्लिप आउट ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो अभी सोल्यूशन देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, सोल्यूशन देखते हैं। अब यहाँ पे देखो केस क्या हुआ है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर लग रहा है, यहाँ पे क्या लग रहा होगा, कोएफिशिएंट ऑफ फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शनल स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा इनवर्ट तरफ, तभी तो कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रहा है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज बैलेंस्ड बाय स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। अच्छा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, m ओमेगा स्क्वायर r होता है, ठीक है, या फिर mv स्क्वायर r भी होता है। अब स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, म्यू s टाइम्स ऑफ n होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मास हमको दिया क्या, इसका मास हमको एक सेकेंड, ठीक है, इसका मास नहीं दिया, कहीं ना कहीं मास कैंसिल हो रहा होगा। अब देखिए ओमेगा क्या है, ओमेगा को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ओमेगा होता है 2 पाई n, तो ओमेगा की वैल्यू पुट कर देते हैं 2 पाई n, इसका द होल स्क्वायर। r स्मॉल r, यहाँ पे देखिए r कितना है मुझे 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 10⁻²,
अब म्यू एस मुझे दिया है, म्यू एस मतलब क्या, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये कितना है 0.5 है, ठीक है। अब देखिए एन क्या है, एन नॉर्मल रिएक्शन होता है, मान लीजिए ये ग्रामोफोन डिस्क है और यहाँ पे कॉइन रखा हुआ है, तो नॉर्मल रिएक्शन कुछ ऐसे लग रहा होगा, ठीक है। अब वेट कहाँ लग रहा होगा, वेट नीचे लग रहा होगा जो mg के इक्वल होगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल है, mg के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, mg लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे जो मास वाला टर्म है ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 4 होगा, पाई स्क्वायर और यहाँ पे n स्क्वायर इनटू ये क्या होगा 2 इंटू 10⁻²। अब देखो यहाँ पे 0.5 एज इट इज रहेगा। g का वैल्यू हमको क्या लेने बोला है, g का वैल्यू लेने बोला है पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली पाई स्क्वायर पुट कर दो, तो यहाँ से ऐसा नहीं लग रहा कि ये पाई स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, ठीक है, कैंसिल कर दो। मुझे क्या निकालना, n निकालना ना, फ्रीक्वेंसी तो निकालनी है, तो n स्क्वायर एज इट इज रखो, ठीक है, ये 0.5 एज इट इज रखो यहाँ पे। अभी देखो 4 2 क्या होता है, 8 होता है, तो 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ पे जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, और ये 10⁻² भी यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये 10⁻² पर जाएगा तो क्या होगा 10:2 हो जाएगा डिवाइड बाय 8। अब ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 50/8 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या कितना हो जाएगा 50/8 हो जाएगा। अब देखिए 8 इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 2 25 और 2 4, ठीक है, 2 25 और 2 4। और देखिए यहाँ पे ये n स्क्वायर है, मुझे क्या चाहिए, n स्क्वायर चाहिए कि n चाहिए, मुझे n चाहिए। तो यहाँ पे n जो होगा टेकिंग स्क्वायर रूट तो 25/4 मतलब 5/2, ठीक है, 5/2 मतलब कितना होता है 2.5। तो मेरी फ्रीक्वेंसी कितने आ गई 2.5 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। अगर इसकी रेवोल्यूशन इतनी आ जाए, फ्रीक्वेंसी इतनी हो जाए 2.5 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, तो यहाँ पे जो कॉइन होगा वो स्लिप कर जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसी में सेकंड पार्ट क्या पूछा है, बाय व्हाट फैक्टर विल द आंसर चेंज इफ द कॉइन इज ऑलमोस्ट एट द रिम। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, अगर कॉइन यहाँ पे रिम पे हो, यहाँ पे ना हो बल्कि यहाँ पे रिम पे हो, मतलब एकदम आउटर एज पे हो, मतलब इसका रेडियस अब कितना हो जाएगा, आर कितना होगा 8 सेंटीमीटर, जो इसका ओरिजिनल रेडियस है डिस्क का, क्योंकि कहाँ पे एच पे है। तो आंसर चेंज कितने फैक्टर्स होगा वो हमको निकालना है। अब देखो यहाँ पे सेम सब चीज होगा, यहाँ पे जो रेडियस होगा वो यहाँ पे 2 के जगह क्या होगा 8 सेंटीमीटर होगा। तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको 8 कर देते हैं, बाकी सारी चीजें वैसे ही रखते हैं, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे देखो n स्क्वायर जो होगा वो 0.5 डिवाइड बाय, यहाँ पे 4 था, 4 को यहाँ पे डाउन कर देते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसको हम लोग डायरेक्ट डाउन कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा 8 × 10⁻²। तो देखिए यहाँ पे सब चीजें एज इट इज रहेगी। देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 4 को ऐसे साइड में रखता हूँ, 0.5 8 × 10⁻² इंटू 1/4 ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, ज्यादा कुछ में चेंजेस नहीं करता हूँ। अब इसके लिए तो हम लोग ने कैलकुलेशन करके रखा है, इसके लिए तो कैलकुलेशन करके रखा है, देखो ना इसके लिए कैलकुलेशन कितना किया 2.5, मतलब ये जो है ये क्या है मेरा n है ना, ये तो मेरा n ही है, ठीक है, और इसको मानते हैं ये n डैश है, ये n1 है, ठीक है, n1 स्क्वायर, तो ये n, और यहाँ पे 1/4 एज इट इज रहेगा, तो यहाँ पे डिवाइड बाय 4 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे क्या चाहिए n1 का स्क्वायर चाहिए, क्या मुझे n1 चाहिए, तो n1 क्या हो जाएगा, n1 हो जाएगा, सॉरी ये n स्क्वायर है, सॉरी ये क्या है n स्क्वायर है, तो ये मुझे क्या मिलेगा n/2 मिलेगा। तो ये फैक्टर से क्या होगा चेंज हो जाएगा, मतलब जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो हाफ टाइम्स ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। बात समझ में आया? तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या बोला है, पार्ट ऑफ रेसिंग ट्रैक इज टू बी डिजाइन फॉर अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 72 मीटर। We are not recommending the vehicle to drive faster than 216 km/h. With what angle should the road be tilted? ये हमारा क्वेश्चन है। और एक और क्वेश्चन बोला है, at what height will its outer edge be with respect to the inner edge if the track is 10 meter wide? ठीक है, ये व्हीकल ऑन अ बैंक रोड का क्वेश्चन है, बैंकिंग ऑफ रोड का क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को पहले समझते हैं। ये एक बैंक रोड है, ठीक है, ये बैंक रोड है, ये जो हाइट है इसको हम लोग ये हाइट ऑफ इंक्लिनेशन बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलते हैं। और ये जो ट्रैक है ये हमारा एक्चुअल में क्या है ट्रैक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं ट्रैक। ट्रैक मतलब क्या, जिस पे हम लोग क्या करेंगे एक्चुअल में हमारा व्हीकल मूव करेगा, ठीक है। तो ये ट्रैक है तो ये ट्रैक का जो लेंथ दिया है एस वो कितना है 10 मीटर्स दिया है, ठीक है।
और हमको और क्या क्या दिया है, इसका जो रेडियस है, इस ट्रैक का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कितना है, रेडियस है 72 मीटर्स है। और साथ ही साथ में हमको क्या बोला है कि जो व्हीकल है वो 216 किलोमीटर से फास्ट नहीं जा सकती। व्हीकल की जो मैक्सिमम स्पीड होगी वो कितनी होगी, 216 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हमको यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, टू फाइंड क्या करना है हमको, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन निकालना है और हाइट ऑफ इंक्लिनेशन निकालना है। ठीक है, क्या पूछा है, एट व्हाट एंगल शुड द रोड बी टिल्टेड, और हमको क्या पूछा है, एट व्हाट हाइट विल द आउटर एज, ये हमको हाइट ऑफ इंक्लिनेशन पूछा है। तो यहाँ पे देखते हैं 72 ये मीटर ऐसा यूनिट में। अब ये मैक्सिमम स्पीड देखो किलोमीटर पर आवर में, अगर मुझे इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। 5/18 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं सबको पता होगा, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ऐसे होता है, पी मतलब यहाँ पे पर होता है ना, तो किलोमीटर का मीटर में करेंगे तो कितना होगा, 10⁻³ मीटर होता है। और हार्स को कितने करेंगे, 60 × 60, तब जाके सेकेंड्स में होता है। तो इसका जो डिवीजन होता है वो 5/18 में आता है। ठीक है, आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपको ये जो कैलकुलेशन है वो 5/18 जैसा दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको कैलकुलेट करो, 18 1 18, 18 1 18, यहाँ पे 36, 18 2 36, 12 5 60 होता है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम स्पीड है इन टर्म्स ऑफ मीटर पर सेकंड वो कितना आ गया, 60 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पे सोल्यूशन देखते हैं कैसे करोगे। ठीक है, सोल्यूशन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बैकिंग ऑफ रोड को लेके यहाँ पे जो मैक्सिमम मिनिमम वेलोसिटी है यहाँ पे फिर यहाँ पे मैंने सेफेस्ट वेलोसिटी के लिए यहाँ पे इक्वेशन पहले से लिख के रखा है। ठीक है, यहाँ पे मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, थीटा निकालना है। ठीक है, अब देखिए इसी इक्वेशन को हम लोग ने मॉडिफाई किया था और बैंकिंग ऑफ इंक्लिनेशन एंगल के लिए हम लोग ने फॉर्मूला बनाया था, वहां से हम लोग फॉर्मूला बना सकते हैं। क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू, देखो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ v²/rg, ये हमारा फॉर्मूला होता था। ठीक है, आप वहां पे टेक्स्ट बुक में सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। तो हम लोग ने यहाँ पे बैंकिंग ऑफ रोड में ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के लिए फॉर्मूला बनाया था। अब यहाँ पे देखते हैं v की वैल्यू पता है मुझे, r तो हमको मालूम है, यहाँ पे r हम लोग यहाँ पे स्मॉल r ले लेते हैं, फिर कैपिटल R ले लेते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे कैपिटल R लिखा है तो यहाँ पे कैपिटल R ले लेते हैं। g की वैल्यू हमको यहाँ पे कितनी लेने बोलिए, यहाँ पे हम लोग 10 ही लेंगे g की वैल्यू। ठीक है, कुछ नहीं बोला तो 10 ले लेंगे। तो tan इनवर्स ऑफ, ठीक है, v² मतलब कितना, 60 × 60, और r का वैल्यू है 72 और g का वैल्यू है 10। तो यहाँ से 1 1 1 0 कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखो 6 1 6, 6 1 6, 6 2 12। ठीक है, 12 1 12, 12 5 60। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, tan इनवर्स ऑफ 5, tan इनवर्स ऑफ 5। थीटा मुझे कितना मिल गया, tan इनवर्स ऑफ 5। अब ये tan इनवर्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है, आपके पास लॉग टेबल है, लॉग टेबल में आपको कहाँ जाना है, टेंजेंट में जाना है। ठीक है, यहाँ पे नेचुरल टेंजेंट में जाना है। ठीक है, यहाँ पे आपको tan फाई के लिए वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आप tan फाई देखो, 5 यहाँ पे देखो कहाँ दिख रहा है, 5 इसमें देखो, यहाँ पे tan 5 नहीं है, यहाँ पे 5.054 है। ठीक है, यहाँ पे नेचुरल टेंजेंट में आपको जाना है, यहाँ पे आपको देखना है 5, तो यहाँ पे 5 मुझे मिला, लेकिन 5.05 जो है एक्सेप्टेबल है। तो ये कहाँ पे मिल रहा है मुझे, 78 डिग्री पे मिल रहा है। ठीक है, 78 डिग्री पे मिल रहा है और 48 मिनट्स या फिर 0.8 डिग्री। तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, 78.8 डिग्री। ठीक है, ये मेरा आ गया एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ये मुझे मिल गया। अब मुझे हाइट निकालनी है। ठीक है, सेकंड पार्ट यहाँ पे क्या, हाइट निकालना है। हाइट कैसे निकालोगे, सिंपल यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो साइन अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो मुझे क्या मिल जाएगा, अपोजिट साइड मतलब हाइट मिल जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली क्या करते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट क्या है मेरा h, और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है मेरा 10 है। ठीक है, अब ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 78, तो यहाँ पे साइन 78.8 इज इक्वल टू h अपॉन 10। अब साइन का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखिए यहाँ पे मैं नेचुरल साइन में गया और यहाँ पे साइन 78 की वैल्यू देखता हूँ। साइन 78 कहाँ पे देखना है मुझे, 8 डिग्री में। ठीक है, तो 8 डिग्री में कितना मिल रहा है मुझे, 0.9810 मिल रहा है यहाँ पे, 0.9810। नेचुरल साइंस में गया मैं, वहाँ पे 78.8 में देखा तो 0.9810 मिल रहा है।
और ये 10 यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू h। तो 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना मिलेगा 9.810। ठीक है, ये मेरा हाइट आ गया, हाइट ऑफ इंक्लिनेशन इन मीटर्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी लगभग इसी क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। इसके पहले जो क्वेश्चन किया था वही क्वेश्चन से रिलेटेड है। ठीक है, इसके सेकंड पार्ट समझ सकते हैं। बुक में आपको एक नया क्वेश्चन के फॉर्म में दिया है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन देखते हैं। द रोड इन द एग्जांपल 14 अबव इज कंस्ट्रक्टेड एज पर द रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ द व्हीकल ऑन दिस रोड इज 0.8। मतलब यहाँ पे अगर कोई व्हीकल है, ठीक है, इसके ऊपर व्हीकल है, तो टायर और रोड में कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लग रहा है 0.8। Will there be any lower speed limit? By how much can the speed limit exceed in this case? मतलब कोई मिनिमम कितनी स्पीड यहाँ पे होनी चाहिए, ये हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, मिनिमम स्पीड निकालना है और मैक्सिमम स्पीड। और देखो एक और क्वेश्चन बोला, बाय हाउ मच कैन द अपर स्पीड लिमिट एक्सीड इन दिस केस। ठीक है, इसको हम लोग बाद में था समझते हैं, पहले हम लोग यहाँ पे मिनिमम स्पीड निकालते हैं। ठीक है, मिनिमम स्पीड के लिए मैंने ऑलरेडी फॉर्मूला रखा है, मैक्सिमम स्पीड के लिए भी फॉर्मूला है, बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है साइन और अरेंजमेंट का। ठीक है, हम लोग ने डिराइव भी किया था। तो यहाँ पे मिनिमम स्पीड हमारे पास कितना है, v मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ rg tan थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस tan थीटा। ठीक है, अब देखिए हम लोग को थीटा का वैल्यू हम लोग ने ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में निकाला था, कितना था 78.8 डिग्री। ठीक है, अब क्वेश्चन पूरा सेम है जो हम लोग ने अभी तक क्वेश्चन किया 14 वाला, वो सेम ही क्वेश्चन है, बट यहाँ पे अभी यहाँ पे थोड़ा सा एक एडिशनल पार्ट पूछा है कि मिनिमम अगर यहाँ पे कोई व्हीकल है और उस व्हीकल के टायर और रोड के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लग रहा है 0.8। ठीक है, तो मिनिमम वेलोसिटी या फिर मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए उसकी उस रोड पे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन, तो मिनिमम के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, तो यहाँ पे सिंपली फॉर्मूला में लोग वैल्यूज पुट करेंगे और हमारा आंसर मिल जाएगा। आर की वैल्यू हम लोग ने पहले से हमको दी थी, आर की वैल्यू कितनी थी वहां पे 72 मीटर्स, यहाँ पे 72 पुट करेंगे, जी की वैल्यू 10 लेंगे, tan थीटा की वैल्यू हम लोग ने निकाली थी। देखो यहाँ पे हमको क्या मिला था, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 5, ये हमको मिला था। अगर मैं tan इनवर्स को इधर लेके आऊं तो क्या मिलेगा, tan थीटा इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो यहाँ से आपको इतनी चीज समझ में आनी चाहिए। तो tan थीटा की वैल्यू क्या आती है, 5 आती है। ठीक है, तो माइनस म्यू एस कितना है मेरे पास 0.8 है, डिवाइड बाय 1 प्लस म्यू एस कितना है 0.8, tan थीटा कितना है 5 है। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे 720 हो जाएगा ये, और यहाँ पे 5 माइनस 0.8 कितना होगा 4.2 होगा, यहाँ पे 1 प्लस ये कितना होगा 5 जा 40 और पॉइंट है तो 0 हट जाएगा तो प्लस 4। ठीक है, ये 4.2 है। अब यहाँ पे b मिनिमम इज इक्वल टू 720, ये कितना हो जाएगा 4.2 अपॉन 1 प्लस 4 कितना होता है 5 होता है। ठीक है, तो यहाँ से 5 को डिवाइड करते हैं, 5 से 720 को डिवाइड करते हैं, 5 1 जा 5, 22, 5 4 जा 20, फिर 22 फिर 14 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 144 का स्क्वायर रूट होता है 12, यहाँ पे रूट में क्या बचेगा 4.2। अब यहाँ पे हम लोग लॉग टेबल का यूज करके क्या करेंगे, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। स्क्वायर रूट्स में जाना है हमको। ठीक है, स्क्वायर रूट में जाके 4.2 के लिए निकालेंगे। ठीक है, 4.2 स्क्वायर रूट में गया मैंने, 4.2 का स्क्वायर रूट कितना है 2.049, 12 इंटू 2.049 करेक्ट। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 2.049 को 12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 1 9, 0 2 2 जा 4, ये कितना होगा 9402। ठीक है, तो यहाँ पे 8 बचेगा, यहाँ पे 18 होगा, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 2 पॉइंट 3 नंबर के पहले, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी कितनी आ रही है 24.588 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अभी आपके बुक में आंसर मुझे दिया है, यहाँ पे आपके बुक में आंसर दिया है इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर पर आवर। ठीक है, किलोमीटर्स पर आवर, जैसे हम लोग किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड करने के लिए हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो रिवर्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अगर इसको मुझे किलोमीटर पर आवर में लाना है तो मैं क्या करूंगा 18/5 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है,
इसको 18/5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 18/5, तो ये किस में हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर में हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको मैं राउंड ऑफ 25 समझू, क्योंकि यहाँ पे नंबर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, तो मैं राउंड ऑफ इसको 25 समझू, ठीक है, तो आंसर थोड़ा सा ज्यादा आएगा लेकिन चल जाएगा। 5 1 5, 5 5 25 और 8 5 8 40, ठीक है, और यहाँ पे 90, ठीक है, यहाँ पे 90। आपकी बुक में 88 किलोमीटर पर आवर आ रहा है, ठीक है, जो आंसर हमारा ये भी करेक्ट है, क्योंकि हम लोग ने क्या किया, 24 को 25 अज्यूम किया, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा अज्यूम किया, इससे थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है। प्रॉपर नंबर लेके कैलकुलेट करोगे तो आपका यही आएगा। आपको ये करना है तो यहाँ से आप अच्छे से कैलकुलेट करने बैठ जाओ, आपको मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे 88 ही लेते हैं, 88 किलोमीटर पर आवर, ये मेरा क्या आ गया, मिनिमम वेलोसिटी या फिर मिनिमम स्पीड बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक और एडिशनल क्वेश्चन पूछा है, क्या है क्वेश्चन इसमें, क्या बोला है, बाय हाउ मच कैन द अपर स्पीड लिमिट एक्सीड इन दिस केस, ठीक है। अभी देखिए एंगल मेरा कितना आया था, हम लोग ने फाइंड आउट किया था 78.8 डिग्री। अभी देखिए हम लोग ने केस पढ़ा था, बैंकिंग ऑफ रोड में केस पढ़ा था, अगर जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो 45 डिग्री से इक्वल है फिर ज्यादा है, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम स्पीड होगी वो कितनी हो सकती है, इंफिनिटी हो सकती है, ठीक है। आप इनफाइनाइट स्पीड अटेन कर सकते हो अगर आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 45 डिग्री है फिर उससे ज्यादा है, तो 78 है, तो यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती है, इंफिनिटी हो सकती है। बात समझ में आया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, ड्यूरिंग अ स्टंट अ साइक्लिस्ट कंसिडर्ड टू बी अ पार्टिकल is undertaking horizontal circle inside a cylindrical well of radius 6.05 meters. If the necessary friction of coefficient is 0.5, how much minimum speed should the stunt artist maintain? ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, मास ऑफ द आर्टिस्ट इज 50 kg. If he or she increases the speed by 20%, how much will be the force of friction? ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो क्वेश्चन कैसा है, कंसेप्चुअल है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 चल रहा है और बुक के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 16 है। देखिए वो वॉल ऑफ डेथ का जो क्वेश्चन था, ठीक है, वो सेम वैसे ही क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये हमारा वॉल ऑफ डेथ है। यहाँ पे एक स्टंट मैन है जो गाड़ी लेके से घुमा रहा है, उसको हम लोग यहाँ पे पार्टिकल कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, इसका जो रेडियस है, ठीक है, इस वेल का जो रेडियस है, इसका रेडियस है 6.05 मीटर्स, ठीक है। और क्या बोला हमको, इफ द नेसेसरी फ्रिक्शन ऑफ कोएफिशिएंट इज 0.5, मतलब यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है, अब देखिए फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगती है, इसके इस डायरेक्शन में लगती है और यहाँ पे वेट नीचे की तरफ लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो म्यू एस है, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है, 0.5 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मच मिनिमम स्पीड शुड द स्टंट आर्टिस्ट मेंटेन। पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे हम लोग। हमको गिवन डेटा क्या क्या दिया है, ठीक है, गिवन डेटा है हमारा रेडियस है 6.05 मीटर और यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना दिया है, 0.5, ठीक है। अब यहाँ पे और एक चीज हमको दिया है कि जो मास है, इस आर्टिस्ट का जो मास है वो कितना है, 50 kg है, ठीक है, 50 kg है। अब यहाँ पे हमको फाइंड आउट क्या करना है, पहला हमको फाइंड आउट करना है मिनिमम स्पीड निकालना है हमको, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिमम स्पीड हम लोग कैसे निकालेंगे, वॉल ऑफ डेथ में देखिए अभी ये घूम रहा है, तो इसके लिए हम लोग ने निकाला था फॉर्मूला v मिनिमम अंडर रूट ऑफ rg बाय म्यू एस, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है। हाँ, तो ये वॉल ऑफ डेथ के लिए, तो यहाँ पे जो r है वो कितना है, 6.05 है और g की वैल्यू हमको 10 लेनी है और म्यू एस हमारा 0.5 है, ठीक है। और एक एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया है, हम लोग यहाँ पे यहाँ पे नहीं दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आएगा, ये 60.5 हो जाएगा अपॉन 0.5 होगा, ठीक है। पॉइंट पॉइंट कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिलेगा, 605 अपॉन 5 मिलेगा। अब इसको डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने पे क्या मिलता है, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 1 कैरी 10 हो गया, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, रूट ऑफ 121। रूट ऑफ 121 मतलब क्या, इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, 11 होगा। यहाँ पे मिनिमम स्पीड कितनी आ गई, 11 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मतलब जो पार्टिकल है या फिर जो स्टंटमैन है उसको मिनिमम इतनी स्पीड मेंटेन करनी होगी तब जाके वो ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन यहाँ पे परफॉर्म कर पाएगा, ठीक है। अब इसी में देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, इफ द मास ऑफ द आर्टिस्ट इज 50 kg, इफ ही और शी इंक्रीजेस द स्पीड बाय 20%, हाउ मच द फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन विल बी। अब यहाँ पे देखना है, अगर वो अपना स्पीड बढ़ा देगा 20% से,
तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना बढ़ेगा या फिर उसमें कितना चेंजेस आएगा, ये क्वेश्चन पूछा है। बट यहाँ पे आपको थोड़ा लॉजिक लगाना है। यहाँ पे जो कोएफिशिएंट ऑफ यहाँ पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, वेट के ऊपर डिपेंडेंट है। बात समझ में आ रहा है। यहाँ पे स्पीड से इसका कोई लेना देना है ही नहीं, ठीक है, स्पीड से इसका कोई लेना देना है ही नहीं। यहाँ पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है वो डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, किसको बैलेंस कर रहा है, वेट mg को बैलेंस कर रहा है। देखिए यहाँ पे नॉर्मल यहाँ पे लगेगा, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पे लगेगा, ठीक है, और यहाँ पे नॉर्मल लगेगा, और फ्रिक्शनल फोर्स वहां ऊपर लगेगा और नीचे वेट लगेगा। अगर आपने केस नहीं पढ़ा है तो आप जाके मेरे चैनल से पढ़ सकते हो, प्लेलिस्ट में उसका सारा डिटेल आपको पूरा चैप्टर का मिलेगा, 1 बाय 1 लेक्चर बाय लेक्चर। और इस मैंने डिस्क्रिप्शन में सारे लेक्चर्स के लिंक्स दिए हैं, वहां पे आप इजीली जाके वहां से भी देख सकते हो, आप अपना थ्योरी क्लियर कर सकते हो, ठीक है, अगर आपका थ्योरी क्लियर नहीं है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है वो किसके इक्वल है, mg के इक्वल है। यहाँ पे मास कितना है 50 और g कितना है 10, तो यहाँ पे कितना होगा 500 न्यूटन। तो यहाँ पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है वो कितना है 500 न्यूटन, विच इज नॉट डिपेंडेंट ऑन वेलोसिटी, मतलब स्पीड पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, क्योंकि खाली किस पे डिपेंड कर रहा है, वेट ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे क्या बोला है, पेंडुलम कंसिस्टिंग ऑफ अ मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर and a tiny bob of mass 100 gram is set up to a conical pendulum. Its bob now performs 75 rpm. Calculate the kinetic energy and increase in gravitational potential energy of the bob. Use pi square is equal to 10. ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 6 है ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक बॉब, ये कोनिकल पेंडुलम का केस है, ठीक है। यहाँ पे लोग इसको ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा पेंडुलम था, ये हमारा सिंपल ऐसे पेंडुलम लटका हुआ है। इसका जो ओरिजिनल लेंथ है वो कितना दिया है हमको 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर मीटर्स में करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 इंटू 10⁻²मीटर, ठीक है। अब इसका जो मास है, ये जो बॉब है, इसका जो मास दिया है वो 100 ग्राम्स है, मतलब किलो में कितना होगा 100 इंटू 10⁻³ kg हो जाएगा, ठीक है। इस सेट अप एज अ कोनिकल पेंडुलम। अब देखो यहाँ पे ये कोनिकल पेंडुलम का केस हम लोग ने पढ़ा था। अभी देखो जब ये कोनिकल पेंडुलम यहाँ पे आएगा, ये बॉब जब यहाँ पे आएगा और ये जब ऐसे सर्कुलर मोशन करेगा, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन करेगा, तो इसका जो यहाँ से डिस्टेंस होगा उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस, ठीक है। और ये जो लेंथ होता है ये होता है एल कॉस थीटा। ये तो ओरिजिनल लेंथ एल है और ये क्या होता है एल कॉस थीटा, ये होता है एल साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पे जो रेडियस होता है वो एल साइन थीटा होता है। ये हम लोग ने डेरिवेशन में अच्छे से किया है, ठीक है। आपने नहीं किया तो एक बार वहां से लेक्चर देख लो, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो एक्स्ट्रा लेंथ है, एक्स्ट्रा लेंथ मतलब ऐसे ओरिजिन, इसका लेंथ तो वही है, लेकिन जब ये हॉरिजॉन्टल कोनिकल पेंडुलम जैसे घूमता है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन करता है, तो इसका जो एक्स्ट्रा लेंथ है ये एडिशनल पार्ट आ जाता है, ठीक है। ये थोड़ा सा उठ के यहाँ आ जाता है, जिससे ऐसे घूमने लगता है। ऐसा मान लो पेंडुलम है, ये बॉब है, जब ये ऐसे उठेगा तो इसका जो लेंथ है ये यहाँ से, मैं इसका जो रेडियस है यहाँ से मेजर करूँ, तो जो एडिशनल पार्ट है इसको हम लोग यहाँ पे भूल जाते हैं। लेकिन जब पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अभी आगे समझ में आएगा। हम लोग को क्या बोला है, इट्स बॉब नाउ परफॉर्म 75 आरपीएम, परफॉर्म 75 आरपीएम, मतलब फ्रीक्वेंसी कितना दिया है 75 आरपीएम। अब देखिए रोटेशन पर मिनट, आरपीएम मतलब क्या, रोटेशन पर मिनट। अगर यहाँ पे मुझे ये एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे मुझे आरपीएस में लेना पड़ेगा, रोटेशन पर सेकंड में लाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे मिनट में दिया है, ठीक है। तो मिनट का क्या होता है, ठीक है, मिनट का क्या होता है, मैं इसको थोड़ा ऐसे लिखता हूँ। मिनट मतलब होता है 60 सेकेंड, ठीक है। मतलब यहाँ पे 60 से इसको मल्टीप्लाई कर, डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये आरपीएस में हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है बात, ये मेरा क्या हो जाएगा आरपीएस हो जाएगा। तो 15 5 और 15 4 तो 5/4 आरपीएस हो गया, ठीक है। ये मेरा फ्रीक्वेंसी आ गया। अब हमको कैलकुलेट क्या करना बोला, कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी टू फाइंड काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब हमको यहाँ पे बोला है यूज पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे और एक चीज यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको पता है पहले से, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आपको मास मालूम है लेकिन वेलोसिटी या फिर स्पीड नहीं मालूम है, ठीक है। तो स्पीड कैसे निकालोगे इसका, ये फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन के लिए भी एक फॉर्मूला है, v = √rg tan थीटा। r आपको पता है, ठीक है, r नहीं पता
तो आर यहाँ से आप निकाल सकते हो, ठीक है। जी आपको नहीं पता, जी पता है, थीटा यहाँ पे, एंगल नहीं पता। अगर एंगल नहीं पता होगा तो आप आर भी नहीं फाइंड आउट कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल निकालना बहुत जरूरी है। तो हम लोग ने कोनिकल पेंडुलम के केस में दो फॉर्मूला निकाला था, एक एंगुलर स्पीड के लिए और एक टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। तो ये हम लोग ने फॉर्मूला निकाला था। तो यहाँ से हम लोग को देखो ओमेगा पता है, ओमेगा पता नहीं, हम लोग निकाल लेंगे क्योंकि हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे जी की वैल्यू हमको मालूम है, एल की वैल्यू मालूम है, तो कॉस थीटा मिल जाएगा। कॉस थीटा मिल जाएगा तो हम लोग थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, पहले थीटा निकाल लेते हैं। यहाँ पे ओमेगा हमको क्या मालूम है, अंडर रूट ऑफ जी बाय एल कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको फ्रीक्वेंसी पता है तो हम लोग ओमेगा फाइंड आउट कर सकते हैं। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई एन होता है, ठीक है। तो 2 पाई एन की वैल्यू है मेरे पास पाई बाय 4, तो यहाँ पे क्या होगा 2 1 जा 2 2 जा, तो यहाँ पे मिल जाएगा मुझे 5 बाय 2 पाई। ये मेरे क्या आ गई, फिर ओमेगा आ गया, एंगुलर स्पीड आ गया। तो ऐसे ओमेगा मिल गया मुझे। तो ओमेगा कितना आया मेरे पास 5 पाई बाय 2 इज इक्वल टू जी कितना है मेरे पास 10 होगा, जी की वैल्यू हम लोग 10 अज्यूम करेंगे। एल की वैल्यू हमारे पास कितनी है 20 इंटू 10⁻², और ये कॉस थीटा। अब देखिए इसको मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूँ। मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, स्क्वायर रूट नहीं चाहिए ना, तो स्क्वायर कर देता हूँ दोनों साइड। तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे मिलेगा 5 5 25 का पाई स्क्वायर, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या मिलेगा, देखिए 10 1 जा 10 2 जा, तो क्या मिलेगा अंडर रूट ऑफ 1 बाय, सॉरी यहाँ पे तो रूट हटाना है मुझे, स्क्वायर कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे रूट हट जाएगा। तो क्या मिलेगा 1 अपॉन, यहाँ पे क्या मिलेगा 2 इंटू 10⁻² इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, कॉस थीटा चाहिए, तो कॉस थीटा इधर लेके आता हूँ, बाकी सारे टर्म्स को उधर फेंकता हूँ। तो क्या मिलेगा मुझे 4 अपॉन 2 इंटू 10⁻² इंटू 25 पाई स्क्वायर, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है, यहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम लोग को पाई स्क्वायर का वैल्यू कितना लेने बोला है, 10 लेने बोला है, ठीक है। तो हम लोग 10 ले लेते हैं, यहाँ पे पाई स्क्वायर का वैल्यू 10 ले लेते हैं। मुझे थीटा चाहिए, तो यहाँ पे कॉस को उधर भेज दो, तो कॉस इनवर्स ऑफ, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या होगा 2 से 2 2 जा, ठीक है, चला जाएगा, ओके। यहाँ पे क्या बचेगा 2 डिवाइड बाय 25 इंटू 10 इंटू 10⁻², ठीक है। तो कॉस इनवर्स ऑफ 2 डिवाइड बाय 25, ये कितना हो जाएगा 10⁻1 क्या होगा 10⁻1 हो जाएगा, ठीक है। तो 10⁻1 जाए ऊपर जाएगा तो 10⁻+1, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ 20/25। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली डिवाइड करते हैं इसको, 25 1 जा, यहाँ पे 0 जा होगा 200 होगा, 25 8 जा कितना होगा 200 होता है। तो यहाँ पे कॉस इनवर्स ऑफ 8.8 आ गया, ये मेरे पास थीटा आ गया। देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, cos इनवर्स ऑफ 0.8 निकालना है ना। तो वैल्यू हम लोग को प्रॉपर निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, वो कहाँ जाना है, नेचुरल कोसाइन में जाना है। और नेचुरल कोसाइन में हम लोग को देखना है कि 0.8 कहाँ मिल रहा है, ठीक है। तो 0.8 हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग को अराउंड यहाँ पे मिल रहा है 36 डिग्री पे, ठीक है। यहाँ पे 0.8090 मिल रहा है, ठीक है, प्रॉपर, ठीक है। तो पॉइंट प्रॉपर नहीं है, ठीक है, तो चल जाएगा। तो यहाँ पे कितना मिल रहा है मुझे, थीटा मिल रहा है 36 डिग्री, ठीक है, ये मुझे मिल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरा थीटा कितना आ गया 36 डिग्री, ये मेरा थीटा है, ये थीटा होता है। तो यहाँ पे अगर मेरे को थीटा मिल गया तो यहाँ से मैं tan थीटा का वैल्यू निकाल के मैं v निकाल सकता हूँ, ठीक है। पहले यहाँ पे r निकाल लेते हैं। यहाँ पे r कितना होगा, ठीक है, r यहाँ पे है l sin थीटा, यहाँ पे l का वैल्यू है 20 इंटू 10⁻², और यहाँ पे sin 36, ठीक है। तो sin 36 का वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या जाना पड़ेगा, नेचुरल साइन में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 36 sin 36 का वैल्यू है 0.58, ठीक है। हम लोग 0.6 कंसीडर कर लेते हैं, 20 इंटू 10⁻² इंटू 0.58 है, ठीक है। यहाँ पे 0.6 हम लोग कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 से 0 चला जाएगा, तो 6 12 इंटू 10⁻²। तो r कितना मिल रहा है यहाँ पे 12, या फिर बोल सकते हैं 0.12 मीटर मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे r की वैल्यू निकल गई। अब देखिए r की वैल्यू निकल गई तो यहाँ पे v भी मिल जाएगा, v कितना है rg tan थीटा। यहाँ पे r है 0.12, g है मेरा 10, और यहाँ पे tan 36। अब देखिए tan 36 निकालना है तो कहाँ जाना पड़ेगा, नेचुरल टैंजेंट में जाना पड़ेगा। यहाँ पे tan 36 की वैल्यू है 0.72, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा 1.2 इंटू 0.72। अब इसका मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, ठीक है, 0.72 और 1.2,
2 2 ज़ा 4, 2 4 2 7 ज़ा 14, ये कितना होगा 2 2 7 ज़ा 14, तो 4 यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, 2 1 2 ज़ा 2 और 1 7 ज़ा 7, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा 4 6 8 और पॉइंट कितने नंबर के बाद है 3, तो 0.08, यहाँ पे 0.0864, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट्स में जाना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। स्क्वायर रूट में कैसे जाएंगे, यहाँ पे 0.8 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा रीअरेंज कर देंगे, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ 86.4 इंटू 10⁻² कर देता हूँ, तो 10⁻² का स्क्वायर रूट कितना होगा, 10⁻1 होगा, ये बाहर आ जाएगा। अब 86 का हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर रूट देखते हैं 4 में, तो 86 का 4 में यहाँ पे आ रहा है 9.24, सॉरी 9.29 इंटू 10⁻1, ये मेरा आ गया स्पीड, ठीक है। अब इस स्पीड की वैल्यू आ गई, अब स्पीड की वैल्यू मिल गई तो काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो एडिशन हम लोग ने किया इसको मैं रख करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पे हाफ मास कितना है 100 ग्राम्स, मतलब ये इसको फाइनल करेंगे तो कितना होगा 10⁻1 kg, तो यहाँ पे क्या होगा 10⁻1, और वेलोसिटी कितनी मिली हमको 9.2 का, अच्छा इसका स्क्वायर मिला हमको, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते थे, ये यहाँ पे इसको हम लोग डायरेक्ट, ये हमारा v था तो इसको v स्क्वायर कर देते थे, तो v स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 0.864 मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग को इतना जरूरत नहीं करने का, तो 0.864, तो यहाँ पे 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना होगा 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। यहाँ पे 0.0432 आ रहा है, ठीक है। ये हमारा काइनेटिक एनर्जी आ रहा है, और एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, यहाँ पे जूल। अभी आपके बुक में देखो आंसर दिया है 0.45, देखिए आपके बुक में आंसर दिया है 0.45 जूल, ठीक है, बट इसके आंसर इनकरेक्ट है, रॉन्ग है, इसका एक्चुअल आंसर है 0.45 जूल्स है। अब देखिए हमारा आंसर 0.043 आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे कैलकुलेशन में हम लोग ने अप्रोक्सीमेशन यूज किया था, हम लोग ने प्रॉपर नंबर्स नहीं लिए थे, ठीक है, हम लोग ने नंबर्स को राउंड ऑफ कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए 36 का वैल्यू हम लोग ने राउंड ऑफ किया था, यहाँ पे भी हम लोग ने राउंड ऑफ किया था sin 36 का, तो इसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा कम दिख रहा है। अगर आप प्रॉपर नंबर लोगे, यहाँ पे राउंड ऑफ नहीं करोगे तो आपका आंसर करेक्ट आएगा, ठीक है। तो बुक में आपको आंसर करेक्ट करना है, यहाँ पे आंसर होगा 0.045 जूल्स, ठीक है, 0.045 जूल्स आएगा। तो हमारा भी आंसर क्या आ रहा है 0.045 जूल अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। दूसरा हमको क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh, ठीक है, हाइट। अब देखिए यहाँ पे, अब पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कैसे आएगी, मान लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए एक रेफरेंस लाइन होना चाहिए, इसका ग्राउंड होना चाहिए। हमारा रेफरेंस क्या है, ग्राउंड है, तो ग्राउंड से हम लोग कितना ऊपर है, कितने हाइट पे, उसके हिसाब से हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे कोई ग्राउंड तो है नहीं, तो हम लोग जो ये सबसे लोअर पार्ट है इसको हम लोग क्या समझते हैं, रेफरेंस, मतलब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हाइट को मेजर करेंगे। अब देखो हमारा बॉब पहले यहाँ पे था, तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी लगभग 0 थी, यहाँ पे जब ये आया तो यहाँ पे इसने कुछ हाइट ऊपर डिस्प्लेस हुआ, ठीक है, मानते हैं h हाइट तक ऊपर गया, तो ये h हाइट ऊपर गया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ इंक्रीज हो गई होगी, ठीक है। तो ये हाइट मुझे पता चल जाए तो पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकता हूँ, बात समझ में आ रहा है। तो हाइट कैसे निकालोगे, देखो आपको ये टोटल हाइट मालूम है, ये टोटल हाइट मालूम है आपको, ये टोटल हाइट क्या है, l, ये क्या है, टोटल हाइट l है, और ये l cos थीटा से, अगर यहाँ पे l में से l cos थीटा निकाल दोगे तो h मिल जाएगा, ठीक है। h कैसे मिलेगा, l में से l cos थीटा निकाल दो, समझ में आ रहा है, l में से l cos थीटा निकाल दो, यहाँ से l कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस cos थीटा। अब देखिए cos थीटा मतलब क्या, थीटा का वैल्यू हम लोग ने निकाला था कितना है 36 डिग्री शायद, है ना, थीटा का वैल्यू कितना है 36 डिग्री, तो cos 36 का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। कहाँ जाना, नेचुरल कोसाइन में जाना, और वहाँ पे cos 36 का वैल्यू देखते हैं। cos 36 है 0.80 मतलब 0.8, ठीक है। तो L 1 माइनस 0.8 मतलब कितना होगा, ये L कितना है 20 इंटू 10⁻², और यहाँ पे 8 कितना होगा 0.2 होगा, ठीक है। तो कितना है 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.2 मतलब कितना हो गया 0.4 हो गया, ठीक है। तो ये हाइट कितना आ रहा है आपका 0.4 मीटर आ रहा है, बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखो मास कितना है आपके पास 10⁻1,
ये जी का वैल्यू 10 लेना है, हाइट कितना है 0.4 है, ठीक है। तो ये तो चला जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, 1 इंटू 0.4 0.4, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ रही है 0.4 जूल्स आ रही है, ठीक है। क्या इतना क्लियर हो गया? तो यहाँ से मुझे लगता है कि आपको जो इतने न्यूमेरिकल जो भी हम लोग ने किए वो काफी अच्छे समझ में आ गए होंगे। आगे के न्यूमेरिकल्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट रिलेटेड कोई भी डाउट है तो सारे लेक्चर्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिए कॉन्सेप्ट के, वहां से आप 1 बाय 1 जाके पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। और कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में वहाँ पे आप पिन भी कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।